सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़ा आ रहा होगा। भाई आज की वीडियो में हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बेसिकली करंट अफेयर्स के बारे में, बताने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि 7 अगस्त 2025 की करंट अफेयर होने जा रही हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। आई थिंक आज आपको मेरी आवाज़ बड़ी प्यारी आ रही होगी, क्योंकि मैंने एक माइक परचेस किया है भाई आप लोगों के लिए बेहतरीन। अगर मुझे आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस आए तो बता देना यार, ठीक है। सो आई गोना चेंज दैट, ठीक है। सो देर आर द टॉपिक्स गाइस जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली। सो फर्स्ट टॉपिक है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है बेसिकली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, और यहाँ पर बात करिए, देखिए हर स्टेट के अंदर एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो उस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास कितनी पावर है यहाँ पर वो बात करेगी। दूसरी बात यहाँ पर करी गई है रिगार्डिंग वन स्टेटमेंट कि E20 जो है तुम्हारा, ठीक है, मतलब यानी कि इथेनॉल की बात करेगी, किस तरीके से हम फ्यूल को रोल आउट कर सकते हैं और E20 का मतलब इथेनॉल का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। फिर बात करी गई यहाँ पर कुछ कंट्रीज ने, यहाँ पर एक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ रिसेंटली और उसको भारत लीड कर रहा है, तो उसके बारे में बात करी गई है। द फोर्थ करंट अफेयर इज ऑल अबाउट दैट कि रशिया किस तरीके से अफ्रीकन कुछ कॉन्टिनेंट है वहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कुछ पॉलिसीज का फायदा उठाते हुए। एट द लास्ट देर आर सम आशियन जायंट्स, ठीक है। यहाँ बात करिए टोर्टोइस की, आपने टर्टल्स का नाम तो बहुत सुना होगा, बट नाउ आई विल गोना टेल यू अबाउट द टोर्टोइस जो कि लैंड पे रहते हैं, तो किस तरीके से हम उनको री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन नागालैंड। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये डाटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। सो गाइज आई होप आपको ये जो कंटेंट है इसे सुनकर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे विल बी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैं स्पेशली यहाँ पर कवर करके चल रहा था, मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे जैसे जीएस पेपर 3, तो मतलब देर आर सम पेपर्स जिनके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन को डायरेक्ट कर रहा है, इट इज टारगेटिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज टारगेटिंग इन्वायरमेंट एंड साथ में स्पीसीज को टारगेट कर रहा है। देर आर सम टॉपिक्स जहां पर मैं करंट अफेयर्स और बैंकिंग की न्यूज़ को भी करंट अफेयर करता हूँ। मेरा टारगेट रहता है कि एक दिन अगर मैं बैंकिंग की न्यूज़ उठा रहा हूँ तो वहीं दूसरे दिन मैं ऐसी न्यूज़ उठाऊं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे बोलोगे तो मैं बैंकिंग की न्यूज़ को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा बड़े लेवल पे, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को। तो पहले बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ एक चीज बोली है कि भाई साहब, अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी स्टेट में, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द वन थिंग, दैट इज व्हाट पॉल्यूशन। अगर वो पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रही है, तो उस मतलब जो हर स्टेट के अंदर एक पॉल्यूशन एक बॉडी है, देयर इज अ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे हम बोलते हैं, यानी कि पीसीबी जिसे हम बोल रहे हैं। तो जो पीसीबी है आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इसका काम है इसके ऊपर सेंसेशंस लगाना, इसको रोकना, इसको वो करना। तो इस केस में यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, यानी कि दिल्ली की मैं आपको बताऊं, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ एक स्टेटमेंट दिया। जब पीसीबी वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था किसके ऊपर, बेसिकली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर, सॉरी पॉल्यूशन जो फैला रही है उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। एंड उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया जहां साफ साफ बात बोली दिल्ली हाई कोर्ट ने कि भैया आप लोग नहीं कर सकते, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया कि भैया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल करना, सो व्हाई आर यू इंटरप्टिंग हियर, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ पर पीसीबी के पास पूरा अधिकार है कि वो चाहे तो इन ऑर्गेनाइजेशन को बंद करा सकती है, वो चाहे तो इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ भी कर सकती है, इन पर जो जैसे सेंसेशंस लगानी सेंसेशंस लगाए। यहां पर मेन मकसद, देखिए यहां पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहां मेन मकसद है कंट्री के बारे में, कंट्री के इन्वायरमेंट के बारे में। जो भी इन्वायरमेंटल हमारे गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमने यहां सबसे पहले इसके बारे में बात करी है। सो गाइज अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया इन्वायरमेंटल कंपनसेशन ऑन पॉल्यूटर्स अंडर द वाटर प्रिवेंशन एक्ट, सबसे पहले वाटर की जब मैं बात कर रहा हूं, पानी प्रिवेंशन मतलब बेसिकली वाटर पॉल्यूशन के बारे में, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के बारे में यहाँ बात करी गई, दैट वाज कम्स इन 1974। फिर मैं अगर बात करूं एयर के बारे में, सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन दैट कम्स इन अंडर 1981। यानी कि जब मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो वाटर को लेके जितने भी सिनेरियोज हैं वो 1974 एक्ट के अनुसार आए हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं बेसिकली एयर के बारे में, तो उस केस में 1981 के हम एक्ट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली बात आपको क्लियर होगी। उसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन फैक्ट्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि किस तरीके से यहाँ पर मेन हाईलाइट और जजमेंट्स को हमें ध्यान में देते हैं, उन सब चीजों को देखना है। तो पीसीबी की पावर को एक्सपेंड किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ बोला गया है कि भैया ये एक रेस्ट्रिक्शनरी है ना, अनकंपनसेटरी डैमेजेस, मतलब इनका काम है
कि अगर मान लो किसी ने कोई डैमेज कर दिया तो या तो वो उसके लिए कंपनसेशन डैमेज दे या वो रेस्टेशनरी यानी कि उसको दोबारा ठीक कराए। यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी नुकसान हुआ, अगर आपने मेरा गिलास तोड़ दिया तो या तो मुझे इस गिलास के पैसे देकर जाओ, नहीं तो मेरे लिए दोबारा एक नया गिलास लेकर आओ। भैया वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है। अगर मान लो सपोज करो वो उस कंपनी के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा नहीं है, उस वो दिवालिया हो चुकी है, तो बैंक यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स देगा, बैंक से वो लोन ले सकते हैं। दिवालिया के केसेस में तो मैं श्योरिटी नहीं बोलूंगा, बट हाँ इन दैट केसेस अगर उसके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं है तो बैंक उनको लोन भी देगा, बट उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा एज ऑलवेज बैंक डिमांड। ठीक है, जैसे बैंक की हमेशा डिमांड होती है, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हो। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो प्रिवेंट इन्वायरमेंट डैमेज एंड द रीस्टोर द पॉल्यूटेड इकोसिस्टम को यहाँ पर बात करिए। अच्छा, एक्स एंटी प्रिवेंशन मेजर्स क्या है यहाँ पर? तो बोर्ड कैन टेक प्रोटेक्टिव एक्शंस देन बिफोर डैमेज अकर्स, यानी कि बोर्ड यहाँ पर जितने भी एक्शंस है रिगार्डिंग दैट, कोई भी एक्शंस है, अगर वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, टू प्रोटेक्ट देम, दे कैन फॉर द डैमेज, जो भी डैमेज अकर हुआ है तो उसके लिए बोर्ड कोई भी एक्शन ले सकता है, यहाँ पर कोई भी उसे रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, केस का बैकग्राउंड देखते हैं। क्या हुआ कि दिल्ली पॉल्यूशनरी कंट्रोल कमेटी जो थी, उन्होंने एक नोटिस इशू किया 2012 में, सीकिंग कंपनसेशन एंड मॉनिटरी गारंटीज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑपरेटिंग विदाउट वैलिड एनवायरमेंटल कंसेंट। भाई आपने कोई कंसेंट लिया नहीं, आपने कोई दिक्कत करी नहीं, आपने कोई मतलब आपने हर जगह इंटरप्ट करने की कोशिश करी है। इन दैट केस यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल बोर्ड था भैया, उसने पूरी पूरी जिम्मेदारी ली। उसने क्या डिसीजन लिया कि भाई आपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इसके लिए कंपनसेशन देने का, या उसको बेसिकली दोबारा से उसको मतलब एक तरीके से रिसाइकिल करने का, दोबारा उसको सब कुछ ठीक करने का, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मैनेज करने का। इन दैट केसेस भैया दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? स्ट्रक डाउन डीपीसीसी नोटिस एंड स्टेटिंग ओनली कोर्ट कैन इंपोज द पेनल्टीज। कोर्ट के अलावा पेनल्टी कोई और नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट आया भैया वर्डिक्ट देकर, और उसने हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उस पर ओवरड्यू किया, और उसको क्या बोला? उन्होंने साफ साफ बोला कि भैया क्लैरिफाइड दैट डीपीसीसी या पीसीबी, ठीक है, हैव द स्टैट्यूटरी, जितनी भी है बॉडीज है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, तो इनके पास पूरी पावर है कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन को लेकर ये जो भी पेनल्टीज, जो भी चीजें करना चाहते हैं दे कैन कर सकते, यानी कि बेसिकली इनके पास जो भी है रेगुलेटरी पावर है इन दैट केस। तो यहाँ इसकी बात करी गई। इसके अलावा मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं जो कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है लीगल वे से कंपनसेशन के रिगार्डिंग में। सेक्शन 33A के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कौन सा एक्ट किसको पावर दे रहा है। तो सेक्शन 33 कैपिटल ए इज गिविंग पावर टू द वाटर एक्ट 1974। सेक्शन 31 बड़ा ए इज गिविंग पावर टू द एयर एक्ट 1981। अथॉरिटीज जो पीसीबी के अंडर में है भैया, अगर ये पीसीबी चाहे तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पोल्यूशन फैला रही है उनको शट डाउन कर सकती है, उनके किसी भी सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी वाटर को स्टॉप कर सकती है, रोक सकती है, पाबंदी लगा सकती है, या कोई भी डायरेक्ट मतलब डायरेक्शंस में उनको मोड़ सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन कंट्रोल कर सके। अच्छा, दैट शुड बी वैलिड। इट डजंट मीन दैट कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगी। इट इज द रेगुलेटरी बॉडी, सो इसको भी उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। स्कोप ऑफ कंपनसेशन की मैं बात करूं, एप्लीकेबल ओनली व्हेन देन द एनवायरमेंटल डैमेज हैज अकर्ड ऑन। ठीक है, तो डैमेज इज इमिनेंट पोटेंशियल नॉट फॉर द एवरी टेक्निकल वायलेशंस। ठीक है, ये वाली बात याद रखिएगा। नाउ रिक्वायरमेंट, ठीक है, फॉर द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखिए पीसीबी मस्ट फ्रेम अ क्लियर रूल्स एंड द रेगुलेशंस टू डिफाइन द प्रोसीजर। पहली बात तो भाई पीसीबी को अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर उसको आदेश मिला है। जिम्मेदारी भी बनती है भाई, आप लोग जब इतना काम कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज को बनाओ, आप उस चीज को मैनेज करो। ठीक है, आपका पूरा पूरा यहाँ पर योगदान उस चीज को लेकर होना चाहिए। भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? इंश्योर दैट कि नेचुरल जस्टिस, मतलब बेसिकली नेचुरल जस्टिस हो भाई। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहो जैसे चाहो वो कर रहे हो। ठीक है, देयर शुड बी नेचुरल थिंग्स। सो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सारी बातें की गई हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नोटिस दिए जाने चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए, सबको सुनना भी चाहिए। मतलब जैसे जुडिशरी करती है ना, एग्जैक्टली आपको वैसा काम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको मॉनिटर बना रहा हूँ क्लास का, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। भैया हमें तो रेमेडियल चाहिए, प्यूनिटिव मेजर नहीं चाहिए। हमें जेल में नहीं भेजना आपको, हमें रेमेडियल सॉल्यूशन चाहिए। हमें तो रेस्टिट्यूशनरी कंपनसेशन चाहिए, यानी कि हमें पेनल्टीज नहीं चाहिए, हमें तो रेमेडियल चाहिए। आप उसको ठीक करके दे दो हमें। आपने हमारा एनवायरमेंट बिगाड़ा, आप हमें ठीक करके दे दो। अब सरकार क्यों फालतू का बोझा उठाए? सरकार पहले इनसे पैसे ले, फिर किसी और को हायर करे, फिर ये करे वो करे। क्यों करे सरकार? तुमने बिगाड़ा, तुम ठीक करो, तुम हायर करो, हम क्यों करें भाई? तो भैया फाइन्स एंड इम्प्रिजमेंट, प्यूनिटिव रिक्वायरमेंट, ये सब कोर्ट की प्रोसेस है, हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, या मतलब पॉल्यूटर मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड हार्म। भैया बियर करनी पड़ेगी आपको कॉस्ट, जो भी एनवायरमेंट आपने हार्म किया है आपको कॉस्ट को यहाँ पर बियर करना पड़ेगा। दूसरा कि डैमेज इज प्रूवन, अब नाउ थ्रेशोल्ड एंड ब्रीच
बेसिकली ब्रीच्ड, ठीक है, पोटेंशियल रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है। तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रख के बात करी जा रही है ना, ड्यूटी ऑफ द प्रिवेंशन एक्शन एंड द एक्स एंटे। तो पीसीबी मस्ट एक्ट बिफोर द डैमेज अकर्स यूजिंग बैंक गारंटीज और द कंपनसेशन ऑर्डर टू प्रिवेंट हार्म। इन्वायरमेंटल, अगर मैं रेस्टिट्यूशन या एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की अगर मैं बात करूं, तो इट इज लिंक्ड विद आर्टिकल 51A। भाई आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में साफ साफ बोला गया। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की मैं बात करा गया हूं, तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ऐड किया गया था, जो कि स्टार्टिंग में 8 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। बाद में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इनको संविधान के अंदर ऐड किया गया, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी आपकी ऐड करी गई। 11th फंडामेंटल ड्यूटी आपकी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आई थी। ये आपको पता होना चाहिए, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। टोटल आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 आपके मौलिक जो है कर्तव्य है, ठीक है। आपके फंडामेंटल राइट कौन, वैसे फंडामेंटल ड्यूटी कम्स अंडर द आर्टिकल 4A, ठीक है। आर्टिकल 4 में क्या आता है फिर, आर्टिकल 4 करूंगा, पार्ट 4A, ठीक है। तो पार्ट 4 में क्या आता है आपका, पार्ट 4 में आता है आपके डीपीएसपी। ये वाले पॉइंट याद कर लो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 3 में क्या आता है सर, पार्ट 3 में आता है आपके फंडामेंटल राइट, एफआर। पार्ट 2 में क्या आता है सर आपका, पार्ट 2 में आता है आपका सिटीजनशिप। सर पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 1 में आता है आपके भारत के बारे में बताया गया, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। आपने सुना होगा आर्टिकल 1 के बारे में। तो इंडिया की बेसिकली यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कम्स अंडर द पार्ट 1, ठीक है। इस तरीके से पार्ट 5 में आपकी सेंट्रल पावर्स आ गई, मतलब आपका प्रेसिडेंट, इस तरीके से प्रेसिडेंट जितनी भी चीजें हैं, द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। सो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी ने यहाँ बोला है। और सबसे बड़ी बात आर्टिकल 21, एक ऐसा आर्टिकल जिसको इमरजेंसी के टाइम पर भी नहीं हटाया जा सकता। इसे सिर्फ एक ही जगह एबॉलिश किया जाएगा तो मार्शल लॉ के टाइम में, ठीक है। मार्शल लॉ कम्स अंडर द आर्टिकल 34, याद रखना, मार्शल लॉ मतलब आर्मी रेगुलेशन। सो आर्टिकल 34 में आता है मार्शल लॉ। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। होप सो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ ब्रॉडर सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल गवर्नेंस, एम्पावर पीसीबी टू प्रोटेक्टिवली एड्रेस पॉल्यूशन रेदर देन द रिलाइंग सोलिली ऑन द कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शंस को। तो रिकॉग्नाइजिंग एयर एंड बेसिकली, ठीक है, इट इज रिकॉग्नाइजिंग एयर एंड वाटर प्रोटेक्शन क्रिटिकल एमिड क्लाइमेटिक जितनी भी कंडीशन है उनको लेकर। चलिए, आई थिंक ये आर्टिकल आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, मजा आया होगा इस आर्टिकल में। अब मूव करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। बट चलिए, आर्टिकल नंबर 2 की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता दूं। सो भैया, अब मैं देखिए, ये इथेनॉल, देखिए मेरी बात सुनिए, आज की डेट में पेट्रोल कौन यूज नहीं करता, हम सब पेट्रोल यूज करते हैं, और पेट्रोल सबके लिए जरूरी भी है, डीजल सबके लिए जरूरी है ना। इट इज इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो दैट। भाई साहब, ऐसा तोड़ निकाला है, मैं इसको बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। अब एक वेब सीरीज अगर आपने सुनी हो तो इसका नाम है एस्पिरेंट। उसमें भी एस्पिरेंट का जो सेकंड सीजन आया था, उसमें भी साफ साफ क्लियरिटी बताई थी इथेनॉल के बारे में। यार इथेनॉल क्या है, इथेनॉल कहाँ से मिलता है, इथेनॉल एक्चुअली है क्या? पेट्रोल जैसा काम करता है, समझिए, सपोज करिए आप ऐसा ही काम आने वाले टाइम में इथेनॉल करने वाला है। तो इथेनॉल कितना जरूरी होने वाला है? इथेनॉल मिलता है कहाँ से? शुगर कैन से, गन्ने से। अब आप ये सोचिए कि अगर सरकार को इथेनॉल की जरूरत पड़ रही है, मतलब गन्ना कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट होता जा रहा है, तो गन्ने की खेती भी इंपोर्टेंट होती जाती है। गन्ने की खेती सबसे बेस्ट कहाँ होती है? अपने तो मतलब महाराष्ट्र में तो बेस्ट है ही है, उसके अलावा यूपी में भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। बिकॉज गन्ने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए, जो कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है, कर्नाटक रीजन में मिलती है। शुगर कैन आपको वहां अच्छा मिलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? ढक्कन ट्रैप्स। तो अब ये इट इज ऑल कनेक्टेड भाई साहब, ज्योग्राफी कनेक्टेड है, हर एक चीज से ज्योग्राफी कनेक्टेड है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब आप लोग एक बात सोचिए, ठीक है, ये सब रीजन में ये इतना इंपोर्टेंट होता जा रहा है और ये इतना ज्यादा इथेनॉल इंपोर्टेंट है, तो क्या हम इथेनॉल को अभी, क्या इन प्रेजेंट हम इथेनॉल को बेसिकली चेंज नहीं कर सकते हैं? क्या इथेनॉल को हम बेसिकली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं विद पेट्रोल? उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, किसी चीज़ के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं इस आर्टिकल को, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड में कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंडिया हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन, बहुत बड़ा, कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में विद द नेशनल वाइड रोल आउट E20 फ्यूल पेट्रोल बैंडेड विद द 20% ऑफ इथेनॉल। यानी कि पेट्रोल के साथ अगर आप खरीदोगे पेट्रोल अब, तो वहां पर आपको 20% इथेनॉल मिलेगा। हमने ये टारगेट बनाया था, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, हमने ये जो टारगेट बनाया था इथेनॉल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली टाइमलाइन ऑफ जो इथेनॉल बैंडिंग प्रोग्राम थी वो 2003 में लॉन्च की गई थी। ईबीपी जैसे हम बोल रहे हैं, इथेनॉल बैंडिंग प्रोग्राम। इसमें क्या था? हमने सबसे पहले बात करी थी E10 की। E10 का मतलब क्या था? कि हम भैया पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल मिलाएंगे, और ये हमने अचीव कर लिया 2022 में। जो हमने टारगेट रखा था हमने अचीव कर लिया। उसके बाद
हमने 25 में अचीव कर लिया E20, यानी कि 20% इथेनॉल हमने मिलाया। आपको पता है टारगेट कब के लिए रखा गया था? ये जो प्लान रखा गया था ना, वो 2030 के लिए रखा गया था। बट हमारी कंट्री ने इतना बढ़िया काम किया कि 5 साल पहले ही इसे हमने क्या कर लिया, बेसिकली बेसिकली हमने रिसीव कर लिया, हमने हमने इसको, इस पूरे मिशन को हमने कंप्लीट कर दिया। सो इट इज अ बिग न्यूज इन इटसेल्फ, अपने आप में बड़ी न्यूज है ना। तो भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि while the move reduces crude importance emissions, it has sparked that concern about the vehicles performance and the long term maintenance। देखिए यार, देखिए अभी हमारी व्हीकल्स ना उस मोड पे नहीं आई है कि हम इन सब चीजों के अंदर आज भी अगर हम देखें तो अभी हमारी हमारी जो व्हीकल्स हैं वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है कि वो इथेनॉल कंजम्पशन को झेल पाए। बाइक वगैरह में नुकसान बहुत ज्यादा होंगे, यानी कि इथेनॉल मॉडल्स की बाइक अभी तक नहीं आई है। तो मैं अगर पॉलिसी कॉन्टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो इंडियाज इथेनॉल जर्नी जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो एन अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल डिराइव्ड मेनली फ्रॉम अ शुगर कैन, मेज और बायोमास। यानी कि किससे यहाँ पे मिल रहा है? शुगर कैन हो गया, मेज हो गया और बायोमास हो गया। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही है। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ ब्लेंडिंग की अगर मैं बात करूं तो रिड्यूस कार्बन एमिशन, यहाँ कार्बन एमिशन कम होगा, डिक्रीज क्रूड ऑयल इंपोर्टेंस, बूस्ट फार्मर्स इनकम थ्रू द हायर डिमांड फॉर द शुगर केन्स। यहाँ पर ये सब चीज देखने को हमें मिलेंगी। नाउ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गेन्स की अगर मैं बात करूं तो एनुअल सेविंग्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें पता कितना फायदा हुआ है इसकी वजह से, कितना फायदा हुआ है? 50,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का फायदा हुआ है। अब मेरी बात समझो, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और क्रूड ऑयल जो है उसी से ये सब कुछ बनता है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है। आज इंडिया में गन्ने की कमी है तो नहीं? अगर सोचो मार्केट में अगर गन्ना इतना ज्यादा है और हम गन्ने की खेती ज्यादा करेंगे तो कल क्यों हमें शेयर मार्केट वगैरह को देखें तो उठेगा वो गन्ने का जो भी होगा। जो भी कंट्री यहाँ पर इथेनॉल बना रही है, अगर मैं उसके शेयर्स परचेज कर लूँ, सोचो कहाँ जाएंगे मार्केट में। आप देखो यार, जो कंट्रीज के पास इथेनॉल है आप उनके शेयर्स देखो यार, जिन कंपनीज के पास है आप देखो उनके शेयर मार्केट में कहाँ उठ चुके हैं। और मार्केट ही नहीं, वर्ल्ड वाइड देखो, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, खैर मैं बात करूं इससे CO2 का जो कार्बन कार्बन एमिशन है वो भी कम होगा यहाँ पर। तो इंडिया के क्लाइमेटिक की जो हमारी कमिटमेंट्स है वो भी पूरी हो पाएंगी, है ना। हम बेसिकली पेरिस वेरिस जाके बहुत सारी कमिटमेंट करके आ चुके हैं पहले बहुत सारी चीजों को लेके। तो रूरल इकोनॉमी बूस्ट देखने को मिलेगा, एडिशनली इनकम फॉर द शुगर कैन एंड द मेज फार्मर्स। भैया किसानों की जो वृद्धि होगी ना, इससे भयंकर वृद्धि होगी। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भयंकर वृद्धि होगी। डेस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक गेन्स, यूजर फेस प्रैक्टिकल चैलेंजेस। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। कंसर्न तो है यार, हमारी बाइक अभी व्हीकल्स उस लेवल पे नहीं है। देखिए फ्यूल एफिशिएंसी इससे कम हो जाएगी, यानी कि अगर मान लीजिए कि इथेनॉल है 30% लोअर एनर्जी कंटेंट, यानी कि अगर मान लीजिए आपका पहले 49 लीटर या 50 लीटर फ्यूल लग रहा है तो अब 30% उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब आप देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, पहले आपका 46 का अगर गाड़ी माइलेज दे रही है तो 43 का माइलेज देगी, काइंड ऑफ कुछ ऐसा होगा। 3 से 6% का होगा जहां पर नॉन कार्बोरेटेड व्हीकल्स है। और मतलब बेसिकली आपको पता है जो भी सॉरी कैलिब्रेटेड व्हीकल्स है वहां पर। और दूसरा E10 जो डिजाइन व्हीकल थी वहां 1 से 2% का होता था, यहाँ ज्यादा होगा। गवर्नमेंट ने ये एस्टिमेशन लगाए हैं। एक्सपर्ट की एस्टिमेशन क्या है कि जो पूरे वर्ल्ड में रियल ड्रॉप आएगा वो 6 से 7% का आएगा, यानी कि रीफ्यूलिंग की बार बार फ्रिक्वेंट जरूरत पड़ेगी इसकी। और देखिए यार मैं एक बात बोलूं, अगर आप शेयर पाल रहे हो ना तो आपको शेयर के खर्चों से नहीं डरना है। तो वो वाली बात है यहाँ पे। तो अगर आप इथेनॉल लेकर आ रहे हो जिससे कंट्री को बहुत फायदा हो रहा है, होगा नहीं होगा भाई आप देश के बारे में सोचो ना यार। हमेशा इंसान अपने बारे में, हम जब 500 रुपए किसी पड़ोसी पे खर्च कर सकते हैं, दोस्त पे खर्च कर सकते हैं, 1000 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो जहां आज हम इंसान 500 का पेट्रोल डलवाता था आज वहां 700 का डलवा लेगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ नहीं होता इन छोटी मोटी चीजों से। तो इथेनॉल इज दैट इज कॉल्ड हाई हाइग्रोस्कोपिक, एब्जॉर्ब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, लीडिंग टू द कोरिजन ऑफ फ्यूल टैंक्स, इंजेक्टर्स एंड एग्जॉस्ट। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, ये कर सकता है, रबर को प्लास्टिक पार्ट को डैमेज कर सकता है, गास्केट्स हो गए, सीट्स हो गए, हॉसेस हो गए, तो यहां पर देखने को मिल सकता है। तो जो नॉन E20 कैलिब्रेटेड इंजन है अभी तक उनके लिए बना नहीं है। दूसरा हीरो मोटर्स हो गई, TVS हो गई, ये इन पर काम कर रही है ना, ये इन पर वर्क कर रही है, अपनी गाड़ी को इसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है जिससे कि ये मार्केट में अपनी गाड़ी को लॉन्च कर पाए। इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या, न्यू व्हीकल लॉन्च की जाएगी। कंपनी नाउ प्रोड्यूसिंग E20 कंपेटेबल मॉडल्स। ओल्डर व्हीकल जो है अब उसके लिए रिक्वायर रेट्रोफिटिंग एंड द सर्विसिंग एडवाइजर। जो भी पुरानी कंपनीज है, रेट्रोफिटिंग का मतलब समझ रहे हो, उस तरीके का पार्ट एडजस्ट करना जो सारी चीजों को मैनेज कर पाए। तो एक अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है, नीडेड टू इन्फॉर्म यूजर्स अबाउट द माइलेज, मेंटेनेंस वगैरह, इन सब चीजों को डाटा इन्फॉर्मेशन को देनी पड़ेगी। अगर मैं फ्यूचर ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया की बात करूं तो डिस्कशन से पता चलता है कि भैया E30 E40 भी हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, यानी कि 40% इथेनॉल यूज करेंगे फ्यूल में और धीरे 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 धीरे
पूरी तरीके से हम डिपेंड कर जाएंगे इथेनॉल पर, फ्यूल पेट्रोलियम जो है हम उसको वहां रिप्लेस कर देंगे। तो चैलेंजेस तो बहुत है भाई साहब। जैसे चैलेंजेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोल पंप आप देखिए, अब वो पेट्रोल पंप नहीं रख सकते जो पेट्रोल पंप थे, पेट्रोल पंप के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा, रेट्रोफिटिंग फेसिंग ओल्ड व्हीकल्स करनी पड़ेगी, है ना, एमिशंस वगैरह, सेफ्टी रेगुलेशंस आपका ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये सब बात करी गई है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सेकंड आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, सेकंड आर्टिकल समझ आया होगा। मेरे हिसाब से आपको सेकंड आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। और थर्ड आर्टिकल बात कर रहा है, देखिए यार, ये जो आर्टिकल है ना, मैं इसको स्टार्टिंग से इग्नोर कर रहा था, बट मैंने देखा इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। उस पर एमसीक्यू आया हुआ है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बीमसेक की। व्हाट इज दैट? ये एक म्यूजिकल फेस्टिवल हुआ है और इसको जो लीड किया है वो किया है भारत ने। तो फर्स्ट एवर बीमसेक, ये ना, इंडिया हैज होस्टेड द फर्स्ट एवर बीमसेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। इसका जो थीम थी वो थी सप्त सुर, 7 कंट्री और 1 मेलोडी, 7 नेशंस 1 मेलोडी। बेसिकली एट भारत मंडपम, मंडपम इज अ वेरी फेमस प्लेस, न्यू दिल्ली, एंड हाईलाइटिंग द रिच एंड द डाइवर्स म्यूजिकल हेरिटेज ऑफ द 7 बिम्स्टेक नेशंस। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। ये भारत को आज एक ऐसा मौका मिलना जहां भारत को ग्लोबली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइजिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अखंडता में एकता का स्वरूप यहां पर भारत की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो एक्सटर्नल जो अफेयर्स है, ठीक है, वो यहाँ पर जब इसका अपना रोल दिखा रहा है, तो इसकी मतलब कहीं ना कहीं ये आपको लग नहीं रहा है कि ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी है और यहाँ भारत अपनी जीत पैदा कर रहा है सॉफ्ट डिप्लोमेसी में। इट इज द बिगेस्ट न्यूज इन इटसेल्फ। मार्केट में ऐसी न्यूज़ बहुत कम आती है। भारत मंडपम की बात करूं, न्यू दिल्ली की मैं बात करूं, एम्फसाइजिंग इंडियाज रोल एज अ कल्चर एंकर एंड इन रीजन। नाउ देखिए, objectives of the festival. So promote regional integration through the cultural collaboration, foster people to people ties by showing their shared heritage, enhancing the soft power diplomacy and positioning, ठीक है, positioning India as a cultural leader BIMTEC में, भारत को एज ए कल्चरल जो लीडर है यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंप्लीमेंट 2025 बिमटेक समिट कमिटमेंट्स। सबसे बड़ी बात, वेयर पीएम अनाउंस दैट एनहेंस ऑफ द कल्चरल कोऑपरेशंस। चलिए, अगर मैं की फैक्टर्स की बात करूं तो मल्टीनेशनल पार्टिसिपेशंस की मैं बात कर रहा हूं, तो परफॉर्मेंस बाय ट्रेडिशनल म्यूजिक आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल 7 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग पब्लिक एसेस, तो फ्री एंड ओपन टू द पब्लिक, एनकरेजिंग वाइडर अवेयरनेस ऑफ द रीजनल हेरिटेज। सॉफ्ट पावर इन एक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथनिंग इंडिया एज ए कल्चरल डिप्लोमेसी एंड कॉम्प्लीमेंटिंग इन द स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। मतलब देखिए, भारत कहीं ना कहीं अपनी पहचान छोड़ रहा है, मार्केट में भारत की पहचान है। और ये जो न्यूज़ है ना, जब मैं बता रहा हूँ, ऐसी न्यूज़ जब मैं कवर कर रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ग्लोबली ये भारत को बहुत बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ बियॉन्ड इकोनॉमिक्स, शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द ट्रेड एंड कनेक्टिविटी टू द होलिस्टिक, है ना, रीजन एंड आइडेंटिफाइंग थ्रू द म्यूजिक एंड द आर्ट। चलिए, नाउ मैं सिग्निफिकेंस देखता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए। ये इंडिया को एज ए लीडरशिप बिमटेक में यूज कर रहा है, तो हैरी बेसिकली यूजिंग हेरिडेट एंड द सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर आपको पता है आपको भारत कैसा है। सबसे बड़ी बात, अभी आपने G20 मीट देखी थी कुछ टाइम पहले जो भारत में हुई थी, वहां एक चीज आपने हर जगह लिखी होगी, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, हम सबका स्वागत कर रहे हैं, वेलकमिंग एवरीवन। डू यू नो व्हाट इज द, मतलब फ्रॉम वेयर वी हैव टुक दैट वसुधैव कुटुंबकम, इट कैन कम्स इन द पेपर, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द महा उपनिषद। महा उपनिषद से हमने इसको उठाया है। एक वर्ड बड़ा फेमस हुआ था जो पेपरों में आया था बीच में, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत, है ना, ये उठाया गया मुंडका उपनिषद से। मुंडका उपनिषद, भारत के वेद और उपनिषद की मैं कितनी ही तारीफ कर लूं वो कम है। इतिहास में इन्होंने अपना नाम इस तरीके से अमर किया हुआ है कि इनके बराबर में भी टिकने लायक कोई नहीं है। नाउ इंडियाज विजन ऑफ वन वर्ल्ड वन फैमिली, वन वर्ल्ड वन फैमिली की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली वन वर्ल्ड वन फैमिली। नाउ रीजनल कोहिजन की मैं अगर बात करूँ तो इनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज अक्रॉस द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन में। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, अब ये सब चीजें होंगी तो एक दूसरे के लिए इज्जत इन कंट्रीज के बीच में। आप देखिए ना यार, मैं यहाँ जो बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन देखिए ना किसकी है, आप यहाँ रिप्रेजेंटेशन रीड करिए। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ भूटान, एक तरफ इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। जस्ट लुक एट देम। देखिए, नेपाल के साथ हमारे रिलेशन बीच में बिगड़े थे, श्रीलंका के साथ भी हमारे बिगड़े हैं, बांग्लादेश के साथ भी हमारे बिगड़े हैं,
भूटान से अच्छे रिलेशन है, थाईलैंड से ठीक है, म्यांमार से भी आजकल ठीक है, ठीक तो हमारे खैर नेपाल से भी है, श्रीलंका से भी है, बांग्लादेश से भी है। जो कंट्रीज यहाँ पर एक साथ गा सकती हैं, मैं आपको बोलूं म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स ये ऐसी दो चीजें हैं जो दो देश, दो टूटे हुए लोगों को एक साथ लेकर आ सकती है ना। संगीत तो देखा ही होगा आपने किस तरीके से, है ना, यहाँ पर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑल्सो, मेंटल पीस वगैरह, म्यूजिक इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज कुछ है तो वो है म्यूजिक। सो इट इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड थिंग दैट आई गोना डिस्कस विद यू, दैट इंटीग्रेटेड कल्चर, पीपल टू पीपल एंगेज्ड, है ना, बेसिकली हियर इनटू द बिम्स्टेक रिलीजन कोऑपरेशन एजेंडाज। नाउ जो बिमटेक की मैं बात कर रहा था, ये म्यूजिक फेस्टिवल है जो कि 2025 में इज जस्ट नॉट अ सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक बट इट इज अ सिंबल ऑफ रीजनल यूनिटी एंड द सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने जा रहा है। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि बात होगी रशिया। रशिया किस तरीके से जो अफ्रीकन बेसिकली जो अफ्रीकन एरियाज है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उस पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। रीजन है वहां लूफोल्स है, देर आर ब्लू फॉल्स, तो रशिया उसका फायदा उठा रहा है। और रशिया ही नहीं यार, कोई भी होता ना तो वो उसका फायदा उठाता। तो रशिया हैज एक्सपेंडेड इट्स स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द वेस्टर्न अफ्रीका एंड साहिल रीजन ऑफ द बाय सिंगिंग की न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट विद द निगार। इनके साथ न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट किया है। ये जो मूव है ना वो स्ट्रेंथन करेगी मॉस्को का इन्फ्लुएंस इन द रीजन मार्क्ड बाय द पॉलिटिकल, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जहां एक्सट्रीमिज्म है, जहां राइजिंग ग्लोबल कंपटीशन है। और ये ऐसा सब करते हैं यार, सिर्फ रशिया नहीं करता, सब करते हैं। मैं बताऊं, एक सेमी एरिड बेल्ट ऑफ लैंड है जो कि लगभग लगभग 5,000 किलोमीटर लंबी है। कहां से कहां तक? अटलांटिक ओशन से लेकर रेड सी तक, अटलांटिक ओशन से लेकर रेड सी तक, वहां सारी की सारी ये जो खेल चल रहा है, दिस इज नोन एज साहिल रीजन, ठीक है। सारा खेला ही उस चीज का है। दूसरा, ट्रेडिशनल जोन बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ के बीच में अगर बता दूं, नॉर्थ में आपका सहारा डेजर्ट है और साउथ में आपका ह्यूमिड्स, बेसिकली सवानाज और सब अफ्रीका है, सब सहारा अफ्रीका है। कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ कवर्ड होती है भाई साहब? सेंगाल, ठीक है, मेरिटियंस, माली, आपने माली का नाम तो सुने होगा, आप बाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, माली बोल रहा हूँ, ठीक है। बुर्किना फैसो, निगर, है ना, नाइजीरिया, ठीक है। उसके बाद चाड हो गई, सूडान हो गई, इरिट्रिया हो गई। तो ये जितनी भी इरिट्रिया हो गई, और यहाँ जितनी भी कंट्रीज हैं दे आर इन्वॉल्विंग देयर। तो वेजिटेशन की बात करूं तो सेमी एरिड स्टेपीज है यहाँ पर, सवाना टाइप वेजिटेशन आपको देखने की, है ना। सवाना टाइप वेजिटेशन, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ज्योग्राफी वगैरह के अंदर तो आपको पता होगा कि सवाना टाइप वेजिटेशन किसे बोलते हैं। लो ग्रोइंग ग्रासेस है, थ्रोनी शब्स है यहाँ पर, है ना, स्कैटर्ड एक्रिया है, और सबसे बड़ी बात बाउबाउ ट्रीज है, ठीक है। हियर आर यू कैन फाइंड दैट बाउबाउ ट्रीज। अब सोशल पॉलिटिकल चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं इस रीजन में, तो वीक एंड द फ्रेजिल गवर्नेंस है। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1960 में मेनी साहिल कंट्रीज फेस्ड मिलिट्री कॉप्स, ठीक है। एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। सो गाइज मैं बता देता हूँ भाई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कुछ एक्सट्रीमिस्ट और टेररिज्म एरियाज हैं, जैसे अलकायदा का आपने नाम सुना होगा, आईएसआईएस का आपने नाम सुना होगा। बहुत ही बदनाम एरियाज है ये, है ना। ये बहुत ही बदनाम ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भैया देखो गवर्नेंस में दिक्कत करते हैं, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? क्लाइमेटिक चेंज और डेजर्टिफिकेशन को हमें ध्यान देना है। फ्रीक्वेंटली ड्रॉट, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी होना, फूड की इनसिक्योरिटी होना। आप देखो ना यार, अफ्रीका वो रीजन है जहां पर दिवालिया हो रखा है। मैं ऐसी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, सूडान जैसे एरियाज की, नाइजीरिया जैसे एरियाज की। यार यहाँ के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं भारत में, आप उन बच्चों से मिलोगे तो आपको रियल सिचुएशन मिलेगी, रियल कंडीशन देखने को मिलेगी। नाउ मैं बताता हूँ माइग्रेशन हब के बारे में। अ मेजर ट्रांजिट रूट फॉर द माइग्रेंट, लोग यहाँ रहने नहीं चाह रहे। फ्रॉम द सब सहारन अफ्रीकन दे आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, क्योंकि वहां पर रोजगार है। जहां एम्प्लॉयमेंट है वहां पैसा है, जहां पैसा है वहां लोग रहेंगे, क्योंकि उन्हें खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। यार हम सब वी आर ऑल आर वर्किंग फॉर आवर पेट, है ना। तुम लोग मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि लाइफ में तुम्हें सिक्योरिटी रहे, जिंदगी में कभी कोई दिक्कत ना आए। अब अगर सोचो तुम ही इनसिक्योर्ड हो, तो तुम्हारे पास ही खाने को पैसा नहीं है, तो क्या मतलब जॉब, पढ़ाई, नौकरी, शादी वादी, किसी की भी चीज का। एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देयर पेट। किसी की भूख थोड़ी ज्यादा है, किसी की भूख थोड़ी कम है, बस इतना फर्क पड़ता है और कुछ नहीं। तो रसिया के स्ट्रेटेजिक मूव क्या है भैया? रिसेंटली न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है विद नेगर से, एंड एम्स टू कोऑपरेट इन न्यूक्लियर एनर्जी एंड डेवलपमेंट पोटेंशियली लिंक टू द यूरेनियम रिसोर्सेज। अब अफ्रीका में आपको पता है यूरेनियम का भंडार है, ऐसे एरियाज में, मतलब यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स बहुत सारे हैं, बट निकालने वाला कोई नहीं है। इसीलिए चाइना आया यहाँ पर बीच में निकालने के लिए। जिस चाइना को बोलते थे ना चाइना का माल बेकार है, चाइना का माल बेकार है, आज वही चाइना का माल पूरी दुनिया खरीद रही है।
आज वही चाइना नंबर 1 पे है। तो पहले लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, और अगर आप लोगों के क्रिटिसिज्म से नहीं डरे और आप अपने काम को ईमानदारी से करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस जगह पर आप खड़े हो उसी जगह पे आपकी पहुंच होगी बहुत तगड़ी वाली है भाई साहब। और ऐसा मैंने होते हुए देखा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप याद कर लो चाइना को, मैं बचपन में जब छोटा था मैं देखता था चाइना का माल, चाइना का माल, मजाक उड़ाते थे। आज वही चाइना ईवी में, वही चाइना क्रिटिकल मिनरल्स में, वही चाइना कहीं ना कहीं इथेनॉल, सॉरी, लाइक बेसिकली हर एक चीज में, टेक्नोलॉजी में, एआई में, सब में सबसे आगे है। और आज के देश का जो फ्यूचर है ना वो एआई है। यस, इट इज ट्रुथ, इट इज ट्रुथ। कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर गिर रहा है, आईटी सेक्टर को गिरने का पीछे का रीजन भी एआई है। आईटी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है, तो होता है, इट हैपेंस। तो स्ट्रेंथन द रशियाज फुटहोल्ड इन द निगर कंट्री एंड बेसिकली रिच यूरेनियम डिपॉजिट है यहाँ पर एंड वाइटल फॉर द न्यूक्लियर पावर। तो जियो पोलिटिकल सिग्नेचर अगर मैं बताऊं तो बेसिकली कंट्री के अंदर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर अच्छा खासा है। तो बेसिकली अब देखिए, फ्रांस यहाँ पर अच्छा खासा एरिया था, फ्रांस को पीछे पहुंचाने पे मजबूर कर दिया ना इन्होंने। मतलब रशिया ने प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज यहाँ पर और आर्म सपोर्ट दिया है साहिल को, जिसकी वजह से फ्रांस को अपनी मिलिट्री को पीछे लेना पड़ा। और इसके लिए यहाँ पर साहिल से यहाँ पर क्या ग्लोबल फायदा होगा, साहिल फॉर द ग्लोबल पावर अगर मैं बात करूं तो उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, यूरेनियम का इसके पास है, ऑयल के चर्ट के पास है, गोल्ड का भाई माली एंड बुक्रेनियम यहाँ पर मतलब दबा के मिलेगा यार आपको, दबा कर। ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से बढ़िया है यहाँ पर, वेस्टर्न अफ्रीका टू द मेडिटेरियन। अब सिक्योरिटी इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ हॉटस्पॉट फॉर द टेरर नेटवर्क एंड द माइग्रेशन फ्लो। तो यहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बट इन फ्यूचर इट विल बी पॉसिबल। चलिए मूव करते हैं लास्ट एकदम आर्टिकल पे, बेहतरीन आर्टिकल है ये, आई होप इट इज लास्ट आर्टिकल। ठीक है, शायद हो सकता है आज की वीडियो आपको थोड़ी सी छोटी लगे, इट कैन बी लाइक दे कैन बी द सम रीजंस, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं है ना। सो आशियन जाइंट में टॉर्टोइज की बात कर रहा हूँ। टर्टल अलग होते हैं, टॉर्टोइज अलग होते हैं। टर्टल छोटे होते हैं, टॉर्टोइज होते हैं थोड़े साइज में बड़े। टर्टल्स पानी में रहते हैं, टॉर्टोइज थोड़े जमीन पर रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं पानी में नहीं जाते, जाते हैं, बट टर्टल्स जो होते हैं वो पानी से बाहर भी आते हैं, बट टर्टल्स ज्यादातर पानी में ही रहते हैं। ठीक है, अब मेनोरिया आइम्स एंड मैं बताऊं लाइक बेसिकली लार्ज यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में इनके अंदर गिरावट देखने को मिली है। पहली बात तो इनको बच्चे करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से इनके यहाँ पर ना बहुत भयंकर लेवल पर गिरावट देखने को मिली है। नाउ अगर मैं बात करूं, इट हैज बीन सक्सेसफुली रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू अ जेलिंग कम्युनिटी रिजर्व दैट पेरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। ठीक है, तो भाई देखो एक बात सुनना मेरे ध्यान से, सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम याद कर लो भाई, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलूंगा। ठीक है, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, आप लोग मजे लो। इससे बढ़िया है कि आप इसकी जो बेसिकली साइंटिफिक जो नेम है उसको याद कर लो, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। साइज एंड मैं इसके डिस्टिंक्शन की बात करूं तो लार्जेस्ट टोर्टोइज है मेनलैंड एशिया का जो देखा गया है यहाँ पे। ये दिख रहा है आपको, लार्जेस्ट, बहुत बड़ा साइज इसका। अमंग द ओल्डेस्ट टोर्टोइज बेसिकली ग्लोबली। यूनिक बिहेवियर क्या है इसका, एग प्रोटेक्शन एंड द टेम्परेचर मेंटेनेंस। जैसे क्रोकोडाइल देखा आपने टेम्परेचर मेंटेनेंस करता है, सिमिलरली ये भी करता है, सिमिलरली ये भी करता है। स्टार्टिंग में ये ग्रेइश ब्राउन कलर के होते हैं, बाद में डार्क चारकोल कलर्ड शेल हो जाता है। देखिए इसका कलर देखो, डार्क एंड चारकोल शेल लग रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट इनका जो मेन फेवरेट एरिया है, प्रेफर्ड एरिया है। इंडिया में कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, जैसे नागालैंड जैसे एरियाज में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में बड़े लेवल पर देखे जाते हैं। बैम्बू शूट्स है ना, ट्यूबर्स, लीफी वेजिटेबल, ये इनकी फेवरेट डाइट है खाने के लिए। प्रॉपर वेजिटेरियन होते हैं, मजा आता है इनको वेजिटेरियन रहने में। ऐसा नहीं है कि मतलब खाते नहीं है, फ्रॉक्स भी खाते हैं, पर ज्यादातर वेजिटेरियन फूड खाते हैं, है ना। हंटिंग फॉर द लोकल कंजम्पशन कभी कभार। और इनका लॉस क्यों हो रहा है भाई साहब, अब जंगल काटो यार। हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यार पूरा बर्बाद कर दिया है। आज जो उत्तराखंड में इतने बड़े लेवल पे उत्तरकाशी के अंदर आपको फ्लड देखने को मिला, उसके पीछे का रीजन पता है क्या है, डिफोरेस्टेशन। आज अगर डिफोरेस्टेशन ना होता, मतलब लाखों की संख्या में अगर पेड़ ना काटे जाते, तो इन ये जो फ्लड था ना इसको रोका जा सकता था। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, इस बार सोलर मैक्सिमा था, सूरज की गर्मी इतनी थी हद से ज्यादा। जब सोलर मैक्सिमा ज्यादा होगा तो इक्वेटर पे सूरज की किरणें भी ज्यादा पड़ेंगी। एक सिंपल सा फैक्टर है, इक्वेटर पे सूरज की किरणें भी ज्यादा पड़ेंगी, उसकी वजह से जो बारिश होगी, मतलब बारिश क्यों होगी, क्योंकि इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन देखने को मिलेगा और बादल बनेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। और जब ये प्रोसेस कंटिन्यूस बड़े लेवल पर चलेगी तो उसकी वजह से आपको सुनामी, ठीक है, साथ साथ में आपको अर्थक्वेक और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी जो नेचुरल डिजास्टर को प्रमोट कर रही है।
सिंपल सी बात है यार। सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को, लो लेवल ऑफ रिप्रोडक्टिव रेट है इनका, मेकिंग पॉपुलेशन रिकवरी वेरी स्लो, इसीलिए देखा गया है। नाउ कंजर्वेशन स्टेटस क्या है कि IUCN ने इसको रेड लिस्ट में रखा है, क्रिटिकली इंगेज करके। साइट्स ने इसको अपेंडिक्स 1 में डाला है, इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए। सिग्निफिकेंस ऑफ नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हेल्प करी जा रही है इसको रिस्टोर करने में वाइल्ड पॉपुलेशन को, और जिलिंग कम्युनिटी जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है इन हैबिटेट ऑफ प्रोटेक्शन में। कंजर्विंग दिस फ्लैगशिप स्पीसीज इनडायरेक्टली सेफगार्ड अदर फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फ्यूना बायोडाइवर्सिटी। अब गाइस, अब हम बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बता दूं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मेरे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको आज कुछ काम करके आना है, क्योंकि कल से मैं कुछ एक नई चीज ऐड करने जा रहा हूं जो आपको बड़ी स्पेशल लगेगी। पहला आपको पता करके आना है EPFO UN प्रोसेस के बारे में, ठीक है। आपको EPFO UN प्रोसेस के बारे में पता करके आना है। दूसरा आपको पता करके आना है रूरल, अर्बन, कंज्यूमर, ठीक है, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथन। और इसके बाद आपको पता करना है RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में, यानी कि आप RBI के बारे में पढ़ के आएंगे। कल से मैं करंट अफेयर्स में एक ऐसी बॉडी के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, जैसे RBI हो गया, सेबी हो गया, तो मैं एक ना एक बॉडी को जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा, कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी जिसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दे सकूं। तो मैक्सिमम बॉडीज है, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर को मैं कनेक्ट कर पाऊं, जिससे मैं यहाँ पर आपको बहुत सारा बेनिफिट दे पाऊं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो बड़ी बढ़िया लगी होगी, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो इस वीडियो में हमारा साथ यहीं तक था, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो गाइज, आप सबको मेरी साइड से एक ही काम है कि भाई आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से, मन लगा के करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहो। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ भाई, मैं आपको करंट अफेयर का बेहतरीन डाटा दूंगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।